हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने। आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने है जो आपको काफ़ी टफ लगता है, पेडिग्री एनालिसिस। मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र देने वाला हूं पेडिग्री एनालिसिस में, कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूं कि आप लोग देखते ही सवाल बनाएंगे, है ना। आपका सवाल आप चाहकर भी गलत नहीं कर पाएंगे। इंश्योर करेंगे ये चीज़ हम कैसे पेडिग्री को एनालाइज करते हैं, कैसे हम देखते हैं। तो बेटा कम से कम 40 14-15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं आज। तसल्ली से क्वेश्चंस करेंगे, एक एक को देखेंगे। उसके बाद मैं ये श्योर हूं कि आप सारे तरीके के सवाल, जितनी वैरायटी है सबके सवाल आप लोग कर पाएंगे। चलो देखते हैं सब पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। ध्यान से सुनना, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है भाई। पेडिग्री एनालिसिस होता है जैसे एनालाइज कर रहे हैं हम लोग चीज़ों को। क्या कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं हम। तो दो तरीके के एनालिसिस है, एक तो पेडिग्री एनालिसिस है और एक क्रोमोसोमल एनालिसिस है। ठीक है, एक पेडिग्री एनालिसिस है और एक क्रोमोसोमल एनालिसिस है। ये जो पेडिग्री एनालिसिस होता है ये क्या होता है सर? मान लो कोई भी जीन डिफेक्ट है, यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर, कोई भी जीन डिफेक्ट है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि जीन डिफेक्ट, मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि जीन डिफेक्ट आप पेडिग्री से पता लगाओगे। लेकिन अगर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है तो उसके लिए पेडिग्री नहीं, क्रोमोसोमल एनालिसिस होता है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे कि क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, है ना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम जो हम पढ़ चुके हैं। तो आपके सिलेबस में बेटा ये तो नहीं है, ये वाला नहीं है ना। आपके सिलेबस में सिर्फ पेडिग्री दे रखा है। तो पेडिग्री एनालिसिस में हम करते क्या है उसको एक बार समझते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में हम लोग एक रिकॉर्ड, एक फैमिली है ना। मान लो ये फैमिली है, ये मेल है, मेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे जानेंगे। ये मेल है और इसकी शादी हुई एक फीमेल से, ठीक है भाई। तो इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों के 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़की, ठीक है। अब इस लड़की ने किसी लड़के से शादी की और इनकी 2 डॉटर हुई बेटा, है ना, इनकी 2 डॉटर्स हुई। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन। ये क्या है? इसकी सेकंड जनरेशन। और ये क्या आ गई बेटा? थर्ड जनरेशन आ गई। बात समझ में आई आप लोगों को? ये थर्ड जनरेशन आ गई है। इसका मतलब है ये वाला, मान लो पेरेंट किसी भी मेंडेलियन डिसऑर्डर से ग्रसित था, है ना, कोई भी डिसऑर्डर था इसको, तो इससे इस वाले में डिसऑर्डर आ गया, इससे इसमें डिसऑर्डर आ गया और इस फीमेल से इसके अंदर डिसऑर्डर आ गया। मान लेते हैं ऐसा हो गया। तो ये जो पैटर्न चल रहा है ये किसका पैटर्न चल रहा है सर? ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर का पैटर्न चल रहा है। अब इसकी जब आगे शादी होगी, इसको पहले से पता होगा कि हमारी जनरेशन में ये डिसऑर्डर चल रहा है, तो आगे मेरे बच्चे को मैं इस डिसऑर्डर से बचा सकती हूं क्या? क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं अपने बच्चे को इस डिसऑर्डर से बचा लूं? तो प्लानिंग कर सकती है। बात समझ में आई? तो उन्हीं जेनेटिक कैरेक्टर्स को स्टडी करना, किसी भी डिजीज के 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स के साथ, जैसे ये सिंबल्स है, उसी को हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हम सिंबल्स यूज करने वाले हैं। बेटा ध्यान से समझो, ये हम यूज करेंगे मेल के लिए, ये है मेल का सिंबल, ये है बेटा फीमेल का सिंबल, ठीक है। और ये सिंबल है अगर सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब ये कि फीमेल है कि मेल है ये हमें नहीं पता। ऐसे पता है कि उस कपल के 5 बच्चे थे, अब उतने में से कितने मेल थे कितने फीमेल थे वो एक अलग नंबर है। तो जैसे ये वाले अफेक्टेड मेल, अफेक्टेड फीमेल और अफेक्टेड या तो मेल होगा या फीमेल, सेक्स स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा? ये मेल जो है एक फीमेल से शादी करेगा। ये लाइन क्या है? ये मैरिज लाइन है। ये क्या है बेटा? ये मैरिज लाइन है, ये मैरिज लाइन है।
फिर इनके बच्चे होंगे, मान लो इनके 3 बच्चे हुए, 2 फीमेल हुई, मैंने सर्कल से दिखाया और स्क्वायर से मैंने एक मेल दिखाया। तो ये इनके तीनों बच्चे हुए, तीनों भाई बहन है। तो ये वाली जो लाइन है ये है सिबलिंग लाइन बेटा, ये सिबलिंग लाइन है, बात समझ में आई, ये सिबलिंग लाइन है। और ये जो शादी हुई है ये कॉन्सेंगुइनियस मैरिज है बेटा, कॉन्सेंगुइनियस मैरिज है, कॉन्सेंगुइनियस मैरिज है ये। इसका मतलब होता है मैरिज, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव के बीच में मैरिज है ये। बात समझ में आई आप लोगों को, ये क्लोज रिलेटिव के बीच में मैरिज हुई है, ठीक है। अच्छा मान लो ये पूरी सिबलिंग लाइन है, मान लो कि दोनों पेरेंट नॉर्मल थे, इनकी ये बिटिया क्या आ गई, डिजीज आ गई। तो ऐसे हम इसको स्टडी करते हैं। अगर मैंने ऐसा दिखाया तो इसका मतलब है 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। मतलब ये नहीं पता कि 5 में से कितने मेल है कितने फीमेल। हमने लिख दिया कि 5 है, 3 मेल हो सकते हैं, 2 फीमेल हो सकती है। बात समझ में आई। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता 5 और ऐसे काट देता तो ये होता 5 अफेक्टेड इंडिविजुअल, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। बात समझ में आई आप लोगों को। 5 अफेक्टेड में हो सकता है 3 मेल अफेक्टेड हो, 2 फीमेल अफेक्टेड हो, या 5 मेल अफेक्टेड हो, या 4 मेल 1 फीमेल अफेक्टेड हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है बात, स्पेसिफाइड नहीं है वो बात, ठीक है। अच्छा अगर कभी ऐसे आ जाए ना तो आप समझ जाना कि ट्विंस है ये, ट्विंस। और अगर ट्विंस है ये क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस है। तो इसमें ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है ना। और अगर कभी ऐसा आ जाए, मैं इधर बना रहा हूं देखो, तो ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, एक ही जाइगोट से बने हैं। तो ये एक मेल एक फीमेल कभी नहीं आ सकता, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, क्योंकि जाइगोट एक ही था। बात समझ में आई। यहां पर एक मेल एक फीमेल भी आ सकता है, दोनों मेल भी आ सकते हैं और दोनों फीमेल भी आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट अगर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब है अबॉर्शन, यानी कि स्टिल बर्थ बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्टिल बर्थ, यानी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, ठीक है। डेड बेबी पैदा हुआ है, डेड बेबी की डिलीवरी हुई है। ओके तो ये सारे सिंबल्स हम यूज करने वाले हैं, कुछ नहीं है, ज्यादा सिंबल यूज ही नहीं करेंगे। आप देखोगे मेल के लिए यूज कर रहे होंगे, फीमेल के लिए ये यूज कर रहे होंगे, और ये अफेक्टेड के लिए यूज कर रहे होंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो आपको ऐसे बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, डिसऑर्डर तो 2 तरीके के हैं सर, कौन कौन सा, ऑटोजोमल है और सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ऑटोजोमल में भी आप बोलोगे सर डोमिनेंट भी है और ये रिसेसिव भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है कैसा, ऑटोजोमल। तो कंडीशन तो 3 बनी, क्या सर, ये वाली कंडीशन बनी, दूसरी ये और तीसरी ये। सर सेम इसमें भी तो 3 कंडीशन बनेंगी भाई, इंडिविजुअल में तो 3 ही कंडीशन बनेगी, इंडिविजुअल में तो 3 ही कंडीशन बन सकती है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता। अगर डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो आप जानते हो कि ये दोनों कैसे होंगे, डिजीज्ड। किस केस में, डोमिनेंट डिसऑर्डर में। डोमिनेंट आते डिजीज हो गया, इसलिए तो डोमिनेंट डिसऑर्डर बोला। और ये वाला नॉर्मल है, ठीक है। अब इस केस में डोमिनेंट आया मतलब इसमें रेसेसिव आते ही डिजीज हो जाएगा, इसलिए इसको रेसेसिव डिसऑर्डर बोला। तो ये वाले क्या होंगे, ये वाले नॉर्मल होंगे। बात समझ में आई, एकदम क्लियर है बातें। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला आपको एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में इसका सिकल सेल एनीमिया देखा था, थैलेसीमिया देखा था, फिनाइल कीटोनूरिया देखा था, अल्बिनिज्म भी देखा था, ये तो हमने चारों पढ़ी हैं। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस और एल्केप्टोन्यूरिया है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस और एल्केप्टोन्यूरिया,
ये डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्लियर है बात, है ना। और ऑटोसोमल डोमिनेंट का एनसीईआरटी एक लिखती है खाली, क्या, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, जिसके ऊपर 2022 में क्वेश्चन भी आया है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी पेडिग्री बनाती है और पेडिग्री के डिस्क्रिप्शन में लिखती है ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो अगर ये वाला आया तो डोमिनेंट में डिजीज होगा, ये वाला आया तो नॉर्मल होगा। एग्जाम्पल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है, ठीक है। ये आया तो मतलब रेसेसिव है ना, तो रेसेसिव में डिजीज होगा। डोमिनेंट है ना, तो डोमिनेंट आएगा तब डिजीज होगा। क्लियर है बात, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, सब कुछ एकदम एकदम कॉन्सेप्ट है बेटा, सब कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने क्या बोला कि यहां पर दो कंडीशन बनी, क्या, एक तो कंडीशन बनी सर डोमिनेंट और दूसरी कंडीशन बनी क्या, रिसेसिव, ठीक है ना, एकदम, है ना, एक डोमिनेंट और दूसरी रिसेसिव। ये जो डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कंडीशन बनेगी, एक तो मेल और एक फीमेल, ठीक है ना। एक तो बनेगा मेल, दूसरा बनेगा फीमेल। मेल के अंदर देखो, मेल में दो कंडीशंस बनेगी। क्या क्या कंडीशन बनेगी, एक तो कंडीशन बनेगी मेल के अंदर दो कंडीशंस बनेंगे, क्या, एक तो x कैपिटल डी वाई और एक x स्मॉल डी वाई, ठीक है ना। और फीमेल के अंदर कंडीशन बनेगी एक x कैपिटल डी एक x कैपिटल डी, ये बना। फिर दूसरा बना एक x कैपिटल डी स्मॉल डी, ये तीसरा बना एक स्मॉल डी और स्मॉल डी। अब सर x पे क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जीन x पे प्रेजेंट है ना, देखो x लिंक्ड है, तो आपको पता चल जाएगा कि x लिंक्ड है। तो ये इसके अलावा कुछ कंडीशंस बन सकती है तो बता दो, y का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान से समझिए, डोमिनेंट डिसऑर्डर है, डिजीज्ड। डोमिनेंट वाला देखो डिजीज मार्क कर दो बस, है ना। तो ये रिसेसिव है, नॉर्मल, ये रिसेसिव है, नॉर्मल। एक्स लिंक डोमिनेंट का आपको कोई एग्जाम्पल याद नहीं रखना है, ठीक है। एक्स लिंक रिसेसिव, यहां पर भी केस बना मेल का, मेल में यही केस बनेगा। अब आप लोग मुझे बताएंगे फीमेल के अंदर केस बना ये वाला, देखो मेल के अंदर ये सारे केस बने दोनों, और फीमेल के अंदर ये तीन केस बने। ध्यान से सुनेगा, ये वाला जो केस है बेटा, ये वाला जो केस है रेसेसिव डिसऑर्डर है ना, तो रेसेसिव वाला ये डिजीज्ड, रेसेसिव वाला ये डिजीज्ड, ठीक है। ये वाला डोमिनेंट वाला नॉर्मल, डोमिनेंट वाला नॉर्मल, डोमिनेंट वाला नॉर्मल। बात एकदम समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, इस रेसेसिव वाले के दो एग्जाम्पल याद रखेगा, क्या, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस दो आपको मेनली याद रखने हैं बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, स्टेप्स टू एनालाइज, स्टेप्स टू एनालाइज पेडिग्री एनालिसिस। क्या स्टेप्स है, ध्यान से सुनिएगा। इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल, दोनों पेरेंट नॉर्मल है, और कोई भी एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड, देन ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ऐसी कंडीशन बनी, दोनों पेरेंट नॉर्मल हुए, दोनों पेरेंट नॉर्मल है, ऐसा आ गया कि ये चाइल्ड अफेक्टेड हो गया, दोनों पेरेंट नॉर्मल और एक चाइल्ड इफेक्ट हो जाए, तो ना तो कभी ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ना कभी सेक्स लिंक, डोमिनेंट डिसऑर्डर ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट डिसऑर्डर कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करता बेटा। जैसे अगर मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होता, अगर ये डोमिनेंट डिसऑर्डर होता तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल यही होता है ना, नॉर्मल तो यही होता, इसके अलावा तो कोई नॉर्मल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए डोमिनेंट डिसऑर्डर तो डिजीज होगा, कैपिटल ए भी डिजीज होगा। तो मुझे बताओ, इसमें से हमेशा स्मॉल है, इसमें से हमेशा स्मॉल है, ये डिजीज कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो एक चीज समझो आप लोग कि भाई डोमिनेंट के केस में कभी भी जनरेशन स्किप नहीं करता कि इस जनरेशन में नई डिजीज आई, अगली में आ गई, या इसमें थी और इसमें नहीं आई और अगली में आ गई, ऐसा कभी नहीं होगा।
डोमिनेंट में कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होंगे। आगे हम देखेंगे इस बात को, गांठ मार लो इस बात को कि डोमिनेंट डिसऑर्डर में कभी भी जनरेशन स्किप हम नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है, ठीक है, कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होगी। अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है, दोनों पेरेंट नॉर्मल है, उनकी डिसीज्ड चिल्ड्रन मतलब डिजीज प्रोजेनी आ ही नहीं सकती। ठीक है। दूसरा, इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, तो एनी वन चाइल्ड नॉर्मल, अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है भाई और कोई भी बच्चा अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं और कोई भी बच्चा नॉर्मल आ गया, ये देखो ये फीमेल नॉर्मल आ गई, कभी भी ये रेसेसिव डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता। कैसे सर? अगर ये रेसेसिव डिसऑर्डर है तो ये होगा, तभी तो डिजीज होगा। अगर ये रेसेसिव है तो डिजीज होगा। इसमें से हमेशा स्मॉल आएगा, इसमें से हमेशा स्मॉल है, तो ये तो डिजीज होना चाहिए था। ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, तो दोनों पेरेंट अफेक्टेड है और एक भी बच्चा नॉर्मल आ गया, तो इस बात को समझ जाना कि ऑटोसोमल रेसेसिव और एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर नहीं हो सकता, कभी रेसेसिव डिसऑर्डर नहीं हो सकता। अगर पेरेंट अफेक्टेड है, 100% जनता, अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, 100% जनता अफेक्टेड होगी। क्यों? इसमें से हमेशा स्मॉल है, इसमें से हमेशा स्मॉल है, जो बच्चा होगा उसको डिजीज होगी। क्लियर है बात? स्टेप 1 एंड 2 डू नॉट अप्लाई। अगर ये दोनों ही अप्लाई नहीं होते तो फिर ऑटोसोमल और ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव, ये दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, है ना? हो सकता है कि पॉसिबल हो जाए अगर ये अप्लाई नहीं हो रहे तो। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अगर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव यानी कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव पॉसिबल कब नहीं होगी? जब फादर नॉर्मल हो, डॉटर अफेक्टेड हो। अगर मान लो यहां पर फादर नॉर्मल है और डॉटर अफेक्टेड है, तो कभी भी ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगी। क्यों? मैंने क्या बोला? अगर फादर नॉर्मल है ना, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, फादर नॉर्मल, तो इसका मतलब है फादर ये होंगे, रेसेसिव नहीं होना चाहिए ना, है ना? क्योंकि रेसेसिव डिसऑर्डर है तो रेसेसिव कंडीशन में तो डिजीज हो जाएगा। फादर नॉर्मल है तो बेटी कभी भी अफेक्टेड नहीं होगी, कभी भी अफेक्टेड नहीं होगी डॉटर। क्यों? क्योंकि हमेशा फादर से एक एक्स कैपिटल डी आएगा और डॉटर को अफेक्टेड होने के लिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो डॉटर को अफेक्टेड होने के लिए ये दोनों चाहिए। ये कंडीशन में डॉटर अफेक्टेड होगी और मेल से हमेशा एक कैपिटल डी आ जाएगा, जिसकी वजह से डॉटर कभी अफेक्टेड नहीं होगी। क्लियर है बात? तो मदर अफेक्टेड है तो सन नॉर्मल। अगर मदर अफेक्टेड है, ध्यान से समझना, मदर अफेक्टेड है और सन नॉर्मल है, मदर अफेक्टेड है और सन नॉर्मल है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा। क्यों भाई? देख लो भाई, मैंने कहा, क्या कहा? अगर मदर अफेक्टेड है और इसका सन नॉर्मल आ गया, मान लो ये कंडीशन है, इसमें मैंने बनाया मदर अफेक्टेड है तो सन नॉर्मल आ गया, तो ये कभी भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्यों सर? क्योंकि अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मदर कैसी होगी? यही होगी, यही होगी ना मदर। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मदर डिजीज्ड है, मदर अफेक्टेड है तो मदर ऐसी होगी, एक्सटी। तो बेटे के अंदर मां से एक, फादर से क्या है? फादर से तो इसके अंदर वाई आएगा, मां से हमेशा क्या आएगा? एक स्मॉल डी, जो कि डिजीज होगा। अगर मां डिजीज है तो बच्चा, लड़का मतलब मेल यानी कि सन, कभी भी नॉर्मल नहीं आ सकता एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में। बात समझ में आई? क्योंकि एक स्मॉल डी तो आएगा ही आएगा इसमें। ठीक है। देन अगर, ध्यान समझना, मैंने क्या बोला? अगर फादर अफेक्टेड है और डॉटर नॉर्मल है, मैंने बोला फादर अफेक्टेड है यहां पर, ठीक है, फादर अफेक्टेड है यहां पर और डॉटर नॉर्मल है। देखो, फादर अफेक्टेड, डॉटर नॉर्मल। फादर अफेक्टेड, डोमिनेंट की बात करो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, यानी कि फादर ये है, तो डॉटर कभी भी नॉर्मल नहीं होगी। क्यों? डॉटर नॉर्मल होने के लिए कम से कम एक एक्स तो फादर से आएगा और एक एक्स ये ही आ सकता है। अगर ये आ गया तो मदर से चाहे कोई भी आए, ये वाला आए या मदर से ये वाला आए, कोई फर्क नहीं पड़ता,
डॉटर हमेशा डिजीज्ड होगी। अगर फादर डिजीज्ड है तो हमेशा डॉटर डिजीज्ड होगी। कब? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर के केस में। दूसरी, अगर मदर नॉर्मल है, सन अफेक्टेड है, पॉसिबल नहीं है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो। देखो मदर नॉर्मल है, ठीक है ना, मदर नॉर्मल है, सन अफेक्टेड, पॉसिबल नहीं होगा। कैसे? मदर नॉर्मल एक्स टी मान लो ये आ गया, ठीक है ना, मदर नॉर्मल है, सॉरी मदर नॉर्मल है ना, तो ये दोनों स्मॉल डी होगा। तो फादर से तो हमेशा सन में क्या आएगा? वाई आएगा, मदर से हमेशा एक्स टी आएगा, तो हमेशा यही बनेगा एक्स स्मॉल डी वाई। तो ये तो क्या होगा? ये तो डिसऑर्डर नहीं है ना इसको। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो इसको नहीं डिसऑर्डर होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, ध्यान से सुनो, हर क्वेश्चन में इनको अप्लाई करते हैं, समझते हैं बात को। देखो देखो इस सवाल में अप्लाई करते हैं इसको। मैंने लिखा है एक चीज और कि डोमिनेंट डिसऑर्डर डज नॉट स्किप जनरेशन। डोमिनेंट डिसऑर्डर जनरेशन स्किप नहीं करता है, ध्यान से समझो। तो ये जो जनरेशन है, ये वाली जनरेशन, पहली जनरेशन, इसमें डिसऑर्डर है क्या? नहीं है। और इसमें डिसऑर्डर दिख रहा है, जनरेशन ये वाली स्किप कर गई ना, तो इसका मतलब डोमिनेंट तो कभी नहीं होगी। तो यानी कि ये डोमिनेंट डोमिनेंट दोनों हटा दो, चाहे वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट हो, हटा दो। अब या फिर ऐसा भी लिख सकते हो कि यहां से भी देख सकते हो कि दोनों अगर पेरेंट नॉर्मल है, दोनों पेरेंट नॉर्मल हैं, है ना, तो क्या होगा? दोनों पेरेंट नॉर्मल और कोई भी चाइल्ड अफेक्टेड है तो एडी और एक्सटी नहीं होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं होगा, बिल्कुल हटा दी। ठीक है, फिर एक बार हम एक्सआर को चेक करते हैं। एक्सआर को चेक करते हैं, फादर नॉर्मल है ना, फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड, तो एक्सआर नहीं होगा, है ना, फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड तो एक्सआर नहीं होगा। अब यहां पे चेक करते हैं, ये वाला केस तो बन ही रहा, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, एक्सटी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? ए आर आंसर होगा। क्लियर है बात? ठीक है ना, एक्सटी भी नहीं होगा, ए आर आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आप देख रहे हो यहां पर दोनों पेरेंट अफेक्टेड है। अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो, है ना, और कोई भी चाइल्ड नॉर्मल आ जाए, इनका ये चाइल्ड नॉर्मल आ गया, दोनों पेरेंट अफेक्टेड, एक चाइल्ड नॉर्मल आ गया, तो ए आर और एक्स आर तो नहीं होंगे, ए आर और एक्स आर तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्या बचा? एडी बचा या एक्सटी बचा। अब ध्यान से चेक करते हैं, एडी है या एक्सटी। एक्सटी को चेक कर लेते हैं एक बार। एक्सटी में अगर फादर अफेक्टेड है, डॉटर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, तो एक्सटी पॉसिबल नहीं होगा। फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल ऐसा एक्सटी में नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं केस बनेगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेडिग्री आपको दी हुई है किसकी? अब देखो ध्यान समझना, इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपको, ध्यान समझो। पहली दोनों केस तो हो ही नहीं रहा कि दोनों पेरेंट नॉर्मल हो, है ना, तीनों केसेस में दोनों पेरेंट नॉर्मल या दोनों पेरेंट अफेक्टेड है ही नहीं। ठीक है, तो तीसरा केस देखते हैं, फादर नॉर्मल ये रहा और डॉटर अफेक्टेड। देखो फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, ये वाला केस है, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, एक्सआर नहीं होगा। ठीक है ना, दूसरा यहां पर देख लेते हैं, एक्सटी का देख लेते हैं, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, ये मिल गया, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, तो एक्सटी भी नहीं होगा भाई। ठीक है, क्या ऊपर की दोनों कंडीशंस मिल रही हैं? सर नहीं, ऊपर दोनों पेरेंट नॉर्मल हो, यहां पर तो है ही नहीं, दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो तो नहीं है, तो इसका मतलब है ए आर और एडी तो है ही है, तो यानी कि दोनों ही होंगे, या तो ए आर हो सकती है डिजीज या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है। आप गलती से भी ये मत सोचना कि सर डिजीज तो एक ही आएगी, अभी हम कंफ्यूज है, डिजीज एक ही है, अभी हम कंफ्यूज हैं, हमें पेडिग्री से कंप्लीट आइडिया नहीं लग पा रहा कि डिजीज एक्चुअली है कौन सी। बात समझ में आई? डिजीज कौन सी है इसका पर्टिकुलर आइडिया में नहीं लग पा रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ, देखो यहां पर, अब देखो यहां पर आपको क्या मिल गया, दोनों पेरेंट कैसे मिल गए बेटा? अनअफेक्टेड मिल गए, नॉर्मल मिल गए, दोनों पेरेंट नॉर्मल, अगर कोई भी बच्चा अफेक्टेड हुआ, दोनों पेरेंट नॉर्मल और ये बच्चा अफेक्टेड हुआ, तो एडी और एक्सटी तो पॉसिबल नहीं है, एडी और एक्सटी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या तो ए आर होगा या एक्स आर होगा। एक बार एक्स आर को चेक करते हैं,
फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड, एक्सआर नहीं पॉसिबल है। ये देखो ये भी नहीं है। बात समझ में आई? तो क्या होगा आंसर? ए आर ही होगा। क्लियर है बात? एकदम सही समझ में आ रहा है। अब ध्यान समझना, इस पेडिग्री के अंदर हमें क्या दिया हुआ है। अब देखो दोनों पेरेंट अफेक्टेड मिल गए आपको, दोनों पेरेंट अफेक्टेड मिल गए, ए बच्चा एक नॉर्मल है। दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो और कोई भी बच्चा नॉर्मल आ जाए, ए आर और एक्स आर पॉसिबल नहीं है। ए आर भी हटा दो और एक्स आर भी हटा दो, एडी या एक्सटी बचेगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो सकती है, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकती है। एक बार एक्सटी को चेक करते हैं। देखो एक्सटी को चेक करो यहां से, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, ये देखो फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल आ गया ना। तो यानी कि एक्सटी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, तो एक्सटी भी पॉसिबल नहीं है। क्या होगा आंसर? ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्लियर है बात? एकदम बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन, आपको ये कंडीशंस पता होनी चाहिए बस। फिर पेडिग्री को देखो, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या बोला, अब यहां पर पहली और दूसरी में तो कोई कंडीशन नहीं बन रही कि दोनों पेरेंट अफेक्टेड नहीं है कहीं पर भी, दोनों पेरेंट नॉर्मल भी नहीं है कहीं पर भी, पहली दोनों कंडीशंस नहीं बन रही। चलो और कंडीशंस देखते हैं। फादर नॉर्मल हो, देखो इस केस में या इस केस में फादर नॉर्मल हो, डॉटर अफेक्टेड हो, ये रहा फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड। अगर फादर नॉर्मल हो और डॉटर अफेक्टेड हो तो एक्सआर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, नहीं पॉसिबल है। अब दूसरा देखते हैं, फादर अफेक्टेड हो, है ना इस केस में, और डॉटर नॉर्मल हो तो ये भी नहीं होगा, एक्सटी भी नहीं होगा। फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल तो एक्सटी भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। सर ए आर और एडी कुछ भी हो सकता है भाई, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है ना, तो ए आर और एडी कुछ भी पॉसिबल है। ए आर भी हो सकता है और एडी भी हो सकता है। बात समझ में आई? क्लियर एकदम? गिवन पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ, अब देखो ये पेडिग्री दे रखा है, आपको दिख गया क्या? सीधा पहले दिख गया दोनों पेरेंट अफेक्टेड बच्चा नॉर्मल, दोनों पेरेंट अफेक्टेड बच्चा नॉर्मल, ए आर एक्स आर नॉट पॉसिबल, ए आर खत्म, एक्स आर खत्म। अब एडी एक्सटी में बात करते हैं, तो एक्सटी देख लेते हैं एक बार, एक्सटी देख लेते हैं। फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल नहीं आ रही, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल नहीं आ रही, मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, मदर नॉर्मल और सन अफेक्टेड, देखो यहां पर देखने को मिल रहा है मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, यानी कि एक्सटी पॉसिबल नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, है ना, हीमोफिलिया, कलर ब्लाइंडनेस या फिर थैलेसीमिया, तो आंसर जाएगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। मैंने आपको पहले ही बताया ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, एक और सवाल देखते हैं। तो देखो दोनों पेरेंट अफेक्टेड या दोनों पेरेंट नॉर्मल आ रहे हैं क्या? कहीं बिल्कुल आ रहा है। यहां पर दोनों पेरेंट नॉर्मल बच्चा अफेक्टेड, पेरेंट दोनों नॉर्मल बच्चा अफेक्टेड, तो एडी एक्सटी पॉसिबल नहीं होगा। एडी हटा दो, एक्सटी हटा दो, बिल्कुल हटा दो। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ए आर और एक्स आर की बात करते हैं। एक्स आर एक बार देख ले, एक्स आर पॉसिबल है कि नहीं। फादर नॉर्मल, ये रहा फादर नॉर्मल, और डॉटर अफेक्टेड, ये देखो फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड आ गया, तो यानी कि एक्स आर पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर एकदम, है ना। अब देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान से सुनना, ये एनसीईआरटी का सवाल है। आपको दिख गया क्या? दोनों पेरेंट नॉर्मल है, जनरेशन स्किप हो गई, डोमिनेंट तो कभी नहीं होगा। दोनों पेरेंट कैसे है? नॉर्मल है। दोनों पेरेंट नॉर्मल हो और कोई भी बच्चा अफेक्टेड आ जाए तो इसका मतलब है डोमिनेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। ये भी डोमिनेंट हटाओ, ये भी डोमिनेंट हटाओ, ए आर एक्स आर होगा। अब एक्स आर चेक कर ले, देखो फादर नॉर्मल और डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, एक्स आर पॉसिबल नहीं है किसी भी कीमत पे। आंसर क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, एकदम ठीक है, एनसीईआरटी ने दे रखा है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। चलो ये भी एनसीईआरटी का सवाल है और ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सुनना ध्यान से एकदम। देखो आपने बोला कि यहां पर
कोई भी पेरेंट आपको दोनों पेरेंट अफेक्टेड या दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं? सर मेरे को सिर्फ यहां दिख रहा है दोनों नॉर्मल, कोई बच्चा अफेक्टेड है नहीं है। तो इन दोनों में से कुछ लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों पेरेंट तो नॉर्मल है, लेकिन एनी वन चाइल्ड अफेक्टेड, कोई चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है इनका, तो इन दोनों में से कुछ नहीं लग रहा। इसका मतलब ये दोनों ही पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बार एक्सआर चेक कर लें, एक्सआर चेक कर लें। फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, देखो फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, एक्सआर नहीं हो सकता। फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, एक्सआर नहीं हो सकता, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। एक्सटी को भी चेक कर लेते हैं एक बार, ध्यान से देखो। फादर अफेक्टेड कहीं दे रखा है, फादर अफेक्टेड कहीं नहीं दे रखा है। मदर नॉर्मल कहीं दे रखा है, ये मदर नॉर्मल भी कहीं नहीं दे रखा है ना, मदर नॉर्मल भी कहीं नहीं दे रखा बेटा। मदर नॉर्मल ये रही, सन अफेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यानी कि ये भी पॉसिबल है। तो ध्यान से सुनना, मैंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा जी ये AR भी देता है, ये AD भी देता है और ये XT भी देता है, बट NCERT क्या लिखती है इसका आंसर? NCERT लिखती है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑटोजोमल डोमिनेंट। बहुत ध्यान से समझना, इसका आंसर लिखती है ऑटोजोमल डोमिनेंट, है ना, ऑटोजोमल डोमिनेंट। और इसका एग्जाम्पल भी लिखती है क्या? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो बच्चा घूम जाता है कि सर ये तो गलत बात है। तो भाई इस पेडिग्री को अलग से याद रख लेना थोड़ा बहुत, कि अगर नीट में सवाल आ जाए तो आंसर AD ही जाएगा। नीट क्योंकि NCERT को वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, गलत है सही है मतलब नहीं है, NCERT का होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट पैटर्न देखो, दोनों पेरेंट अफेक्टेड या दोनों पेरेंट नॉर्मल, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दिख रही है। तो चलो एक बार एक्सआर देखते हैं, एक्सआर देखते हैं। फादर नॉर्मल, ये रहा फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, ऐसा कहीं आ रहा है क्या? ये रखो फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड, फादर नॉर्मल आ जाए डॉटर अफेक्टेड आ जाए, एक्सआर पॉसिबल नहीं है। एक्सटी देख ले, फादर अफेक्टेड नॉर्मल डॉटर नहीं आ रही, फादर अफेक्टेड है ही नहीं। दूसरा देखो मदर नॉर्मल सन अफेक्टेड, ये भी नहीं आ रहा। तो यानी कि इसमें ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल और ये भी पॉसिबल है। ठीक है, एकदम ठीक है। अगर इन सारी कंडीशंस में से जिसको फॉलो कर रहा हूं सारे होंगे, और जिसको फॉलो नहीं कर रहा होगा वो नहीं होगा, याद रखिएगा ये बात। तो ये तीनों ही आंसर्स जा सकते हैं इसके, तीनों ही पॉसिबल है इस केस में। क्लियर? अच्छा इसको बताओ, वाई से हमेशा देखो, वाई से वाई मतलब वाई लिंक देखना है, तो मेल से मेल में जा रहा है, मेल से क्या, अगर वाई पे जीन है तो वाई पे जीन होगा तो मेल से हमेशा जाएगा। देखो मेल से सारे मेल्स में जा रहा है, इस मेल से इस मेल में जा रहा है, तो वाई लिंक डिसऑर्डर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे इसमें भी जा रहा है। कोई भी नॉर्मल मेल आ जाता तो नहीं होता वाई लिंक्ड, ठीक है, ये भी होगा। अब देखो मदर से अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता, मदर अफेक्टेड होती, मदर नॉर्मल होती तो सारे बच्चे नॉर्मल होते। भाई मदर के साइटोप्लाज्म तो सब में जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, मदर नॉर्मल सब नॉर्मल होंगे। मदर नॉर्मल एक बच्चा डिजीज्ड, तो यानी कि साइटोप्लाज्म की डिजीज तो है नहीं वो, ठीक है। AR AD इन सबको चेक कर लेते हैं। कहीं ऐसा तो दिख नहीं रहा कि दोनों पेरेंट नॉर्मल हो या दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड कहीं नहीं दिख रहा है, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल नहीं दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। फादर अफेक्टेड ध्यान से देखना, फादर अफेक्टेड डॉटर नॉर्मल, ये आ गई, इसकी ये डॉटर नॉर्मल है, दोनों डॉटर नॉर्मल आ गई, तो यानी कि XT नहीं होगा, ये दोनों बिल्कुल होगा। क्यों? इन कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे तो 100% होगा, ठीक है। तो यानी कि इसके क्या क्या बन गए, ये वाई लिंक्ड भी हो सकता है, ये AR भी हो सकता है, AD भी हो सकता है, XR भी हो सकता है। ध्यान से समझना इन बातों को। बच्चा स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है, वो समझता है एक ही डिसऑर्डर होना चाहिए, नहीं, एक पेडिग्री एक से ज्यादा डिसऑर्डर शो कर सकती है, करती है। क्लियर है बात? चलो अब ध्यान से देखो दोनों पेरेंट नॉर्मल, बच्चा डिजीज, जनरेशन स्किप हो गई, डोमिनेंट हटा दूंगा। देखो डोमिनेंट डिसऑर्डर डज नॉट स्किप जनरेशंस, बिल्कुल ठीक है, ये जनरेशन स्किप हो गई फिर आ गए, ये तो हटा दिया मैंने। AR और XR चेक कर लें, फादर नॉर्मल
डॉटर अफेक्टेड नहीं आ रहा कहीं, फादर नॉर्मल डॉटर अफेक्टेड नहीं आ रहा कहीं, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, ये आ गया देखो, मदर अफेक्टेड सन नॉर्मल, तो XT पॉसिबल, XR पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा AR। AR तो पॉसिबल है क्योंकि इन दोनों में से कोई भी नहीं लग रहा, ये वाला नहीं लग रहा तो AR पॉसिबल होगा। क्लियर है एकदम बात। तो आई थिंक आपको ये क्या करना है, आपको सिर्फ इनको जानना है यार, ये मंत्र है। अगर आपने इनको जान लिया, पेडिग्री की खूब सारी प्रैक्टिस कर ली, तो इससे बाहर कुछ नहीं है। आप मानो स्टेप्स सही है, 4 स्टेप्स, इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, आपका आंसर निकलेगा ही निकलेगा। 4 स्टेप को ध्यान से समझना, याद रखने का तरीका बताता हूं। पहले दोनों पेरेंट को नॉर्मल कर दो, दोनों पेरेंट को नॉर्मल कर दो। अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल हो गए तो खुद से एनालाइज करो कि क्या रिजल्ट आना चाहिए, खुद से एनालाइज करो। फिर दोनों पेरेंट को अफेक्टेड कर दो, पहले दोनों पेरेंट नॉर्मल करो, रिजल्ट देखो, फिर दोनों पेरेंट अफेक्ट कर दो, रिजल्ट देखो। फिर यहां पर एक्स लिंक्ड रिसेसिव में फादर को नॉर्मल रखो और मदर को अफेक्टेड, और ये डोमिनेंट में उल्टा कर दो, फादर को अफेक्टेड कर दो, नॉर्मल, मदर को नॉर्मल करो, फिर देखो आगे क्या रिजल्ट आते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे फादर को नॉर्मल, मदर अफेक्टेड है ना, यहाँ पे उल्टा कर दिया, फादर अफेक्टेड, मदर नॉर्मल। रिजल्ट खुद से देखो पेडिग्री बना के क्या आता है। आप ऐसे समझो कि भाई ये पेरेंट जो है दोनों डोमिनेंट, दोनों नॉर्मल है, तो दोनों अगर नॉर्मल होंगे तो ये दोनों पॉसिबल नहीं होंगे। सोचो क्यों नहीं होंगे, ये दोनों अफेक्टेड है पेरेंट, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे सोचो। जैसे मैं इसका बताता हूं आपको, दोनों पेरेंट अफेक्टेड है भाई, दोनों पेरेंट अफेक्टेड है, यानी कि अगर ये रिसेसिव डिसऑर्डर होता, AR होता या XR होता है ना, तो क्या होता, ये दोनों स्मॉल स्मॉल होते, इनकी सारी जनता, कोई भी अगर नॉर्मल आ गया, कोई भी नॉर्मल आ गया, इसका मतलब ये डिसऑर्डर है ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल आ ही नहीं सकता, स्मॉल ए ही आएगा हमेशा। तो देखो यही लिखा हुआ है इन्होंने, यही लिखा हुआ है, एकदम बात समझ में आए। तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों पेरेंट डिजीज कर दो, फिर दोनों पेरेंट नॉर्मल कर दो, फिर फादर को नॉर्मल, मदर डिजीज कर दो रिसेसिव के केस में, डोमिनेंट के केस में फादर अफेक्टेड, मदर नॉर्मल कर दो। यही करके रिजल्ट देखो क्या आ रहा है। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कि पूरा स्टेप्स बैठ के रट्टा मार रहा है, नहीं, आपको सिर्फ इसको एनालाइज करना है, ठीक है। तो हमारा पेडिग्री भी यही खत्म होता है बेटा। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर, है ना, वो इवोल्यूशन से बिलिंक करता है यहाँ से भी, तो वो कुछ पॉइंट्स है, कुछ तमाम पॉइंट्स है, उनको मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में। हाफ एन आवर का एक लेक्चर होगा। ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस चैप्टर को और आपको डिटेल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।